अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर में डिफरेंस के बारे में पढ़ा। हमने सारी की सारी चीज़ें सीख ली कि हमने रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, रिव्यू पेपर कैसे लिखना है, हमने साइटेशन कैसे देनी है, हमने रेफरेंसेस को कैसे सेट करना है। सारी की सारी चीज़ें सीखने के बाद हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपने कोई भी स्पेसिफिक जर्नल को कैसे फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड अ स्पेसिफिक जर्नल टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर। तो ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है क्योंकि हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में रिसर्च जर्नल्स हैं जो कि पेपर्स को पब्लिश करते हैं। ठीक है, उसमें नेचर के जर्नल्स हैं, ठीक है, इस तरह डिफरेंट जो है जो पब्लिशर्स हैं उनके जर्नल्स हैं। ये जर्नल्स के नेम और पब्लिशर्स के नेम, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपकी असाइनमेंट होगी कि आप इनको सर्च करें। ठीक, लेकिन मैं उसका तरीकाकार बताऊंगा कि आपने क्या करना है, किस तरह उसको सर्च करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो रिसर्च है वो किस फील्ड की है। आया कि वो प्लांट साइंसेस की है, प्लांट साइंसेस में होने के बाद आया कि वो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स पे लाई कर रही है, या प्लांट पैथोलॉजी पे कर रही है, या वो प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग पे है, या वो प्लांट बायोकेमिस्ट्री है। हेल्थ साइंसेस में है तो आपको हेल्थ साइंसेस का पता होना चाहिए कि वो हेल्थ साइंसेस में किस जो है वो कैटेगरी के अंदर लाई कर रही। अगर आप फिजिकल साइंसेस से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये जो रिसर्च पेपर है फिजिक्स में है, तो फिजिक्स में किस चीज़ पे, ये नैनो पार्टिकल्स पे है, ये एटॉमिक एनर्जी पे है, ये मैकेनिक्स पे है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे है। ये सारी की सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप गूगल पे जाके सिंपली सर्च करेंगे अपनी फील्ड का स्कोप। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक पेपर लिखा प्लांट बायोकेमिस्ट्री, मैंने प्लांट बायोकेमिस्ट्री पे काम किया। आप सर्च करेंगे प्लांट बायोकेमिस्ट्री पर जर्नल्स, या बायोकेमिस्ट्री के जर्नल्स को आप पहले सर्च कर लेंगे। उसके बाद आप उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, जर्नल को सर्च करने के बाद आपने उसकी एक बनानी है लिस्ट। लिस्ट बनाने के बाद आपने फिर देखना है कि प्लांट के ऊपर कौन कौन से जर्नल्स हैं। उन सारे जर्नल्स को आप अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, 1 बाय 1 उस जर्नल को गूगल पे सर्च करना है। उस जर्नल को गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही वो जर्नल का नेम आप गूगल पे सर्च करेंगे, सर्च हिस्ट्री के अंदर उस जर्नल की वेबसाइट आ जाएगी। उस जर्नल की वेबसाइट को खोलें, वेबसाइट में अबाउट पे जाएं। अबाउट पे जाने के बाद वहां पे आपने उस जर्नल का स्कोप देखना है कि वो जर्नल किस कैटेगरी के पेपर्स को पब्लिश करता है। आया कि आपका जो पेपर है उस जर्नल के स्कोप के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने 20 जर्नल्स की एक लिस्ट बनाई थी, उसमें से आपने एक एग्जैक्ट जर्नल फाइंड किया जिसके अंदर आपका स्कोप आ रहा है। स्कोप को देखने के बाद आपने इंपैक्ट फैक्टर पे जाना है। ठीक है, स्कोप देख लिया, उसके बाद आप इंपैक्ट फैक्टर पे आ गए। अब बात ये इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है। इंपैक्ट फैक्टर बेसिकली एक रैंकिंग है जर्नल्स की, कि जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जर्नल जिसकी डिमांड ज्यादा है, या कौन सा जर्नल है जिसका जो ज्यादा पढ़ा जाता है, या जिसकी साइटेशन ज्यादा होती हैं। इंपैक्ट फैक्टर का बेसिकली फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइटेशंस ओवर नंबर ऑफ पब्लिकेशंस। मतलब पिछले 1 या 2 साल के उसके जितने भी पब्लिकेशंस हुई हैं, वो उन पब्लिकेशंस की कितनी साइटेशन है। मैंने उस दिन बताया था कि किसी भी एक रिसर्च पेपर जब आप गूगल स्कॉलर पे करते हैं तो उसके टाइटल के नीचे डिफरेंट चीज़ें लिखी होती हैं, डबल कॉमा है,
फेवरेट उसको फेवरेटाइज करने का ऑप्शन है, डबल कॉमा से जहाँ से आप उसके रेफरेंस निकाल दो, साथ साइटेशंस का ऑप्शन होता है, वहां से पता चलता है उस पेपर को कितने लोगों ने साइट किया है, कितने लोगों ने उसका रेफरेंस अपने पेपर के अंदर यूज किया है। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि कोई भी एक जर्नल है उसकी टोटल पब्लिकेशंस कितनी है और उसकी साइटेशंस कितनी है। तो सपोज दैट कोई भी एक जर्नल है उसका इम्पैक्ट फैक्टर 1.2 है, बेटर है, अच्छा है, ठीक है, आपने उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखना है। अब आपने उसके बाद ये देखना है कि ये जो जर्नल है इसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है कि नहीं अच्छा। फिर आपको अपने काम का पता होगा कि मेरा काम कितना अच्छा है, ये किसी इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता, ठीक है। जब आपने अबाउट के अंदर स्कोप चेक करना है तब आपने सारी की सारी चीजें चेक करनी कि ये वाला जो जर्नल है ये नेशनल लेवल का है या इंटरनेशनल लेवल का है। इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स का आपको ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद आपने देखना है कि हमारा जो हायर एजुकेशन कमीशन है उससे वो जर्नल रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। HEC की वेबसाइट पे आपको वो चीजें सारी की सारी अवेलेबल होंगी, ठीक है। आपने ये देखना है कि ये HEC से रिकॉग्नाइज्ड भी है कि नहीं है, इसके स्कोप के अंदर मेरा पेपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये नेशनल है कि इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल है तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है क्योंकि जब भी आप साइंटिस्ट बन जाते हैं तो उसके बाद आपकी पब्लिकेशन के बाद इम्पैक्ट फैक्टर गिना जाता है कि इस साइंटिस्ट के का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, ठीक है, 10 है, 20 है, 50 है, कितना इम्पैक्ट फैक्टर, उस बेस पे पता चलता है ये कितना अच्छा साइंटिस्ट है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया, उसका नेम सर्च किया, वेबसाइट में अबाउट में जाकर स्कोप देखा, उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखा ये नेशनल इंटरनेशनल है, देखा कि ये जो जर्नल है ये हमारे पास जो है इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, ये आया कि मेरे पेपर के लिए मौजू भी है कि नहीं, मुझे इसका कितना बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर तो आपको जस्ट पब्लिकेशन चाहिए तो आप किसी भी लोकल जर्नल के अंदर भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको पता है मेरा रिसर्च वर्क अच्छा है और मैंने इसे फेंकना नहीं है तो आप लाजमी है कि किसी ना किसी अच्छे इम्पैक्ट वाले जर्नल के अंदर उसको भेजें। मैंने पहले कहा था कि ये नेम वगैरह ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपकी असाइनमेंट है, मैंने आपको नहीं बताना, आपकी असाइनमेंट है कि आपने खुद सर्च करना है कि कौन कौन से जर्नल्स हैं, कौन कौन से नेम्स हैं, ठीक है। आपने जो टॉपिक सर्च किया था उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने लिस्ट बनानी है, नेम सर्च करके अकेले अकेले को आपने देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जर्नल आपका सिलेक्ट हो गया, मैं इस जर्नल के अंदर भेजना है। उस जर्नल की वेबसाइट में जाने के बाद आपने उस जर्नल में देखना है कि उसका टेम्पलेट क्या है। आमतौर पे डाउनलोड्स के अंदर उसका टेम्पलेट पड़ा होता है, या डिफरेंट जो है टेम्पलेट का ऑप्शन भी हो सकता है। डिफरेंट वेबसाइट की डिफरेंट रेंज में डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं डिफरेंट जर्नल्स की, तो वहां से आपने देखना है कि उस जर्नल का टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट का मतलब है कि पूरा पैटर्न दिया होता है उन्होंने, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर को बनाना होता है। उन्होंने बताया होता है जी इसका टाइटल फॉन्ट साइज इतना हो, फॉन्ट स्टाइल इतना हो, ऑथर ये हो, ऑथर के बाद उनकी एफिलिएशन ये हो, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट इतने वर्ड्स का हो, ठीक है। इस पेपर के अंदर साइटेशन इस स्टाइल में हो, इस पेपर के अंदर रेफरेंसेस इस स्टाइल के अंदर हो, मतलब एक एक चीज उन्होंने बताई होती है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर को अरेंज करना है, ठीक है। मटेरियल मेथोडोलॉजी इस तरह आपने लिखी हो, एक एक चीज उन्होंने बताई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर को अरेंज कर लिया। उसके बाद अगला प्रोसेस है, आपने वो जो पेपर अपना बना लिया है, फाइनलाइज कर लिया, प्रूफ रीड करने के बाद आपने जर्नल को मेल कर देनी है। जर्नल उसको रिव्यू करेगा, उसको उसके अंदर उन्होंने अपना प्लेजरिज्म क्राइटेरिया भी दिया होता है कि इतना प्लेजरिज्म होना चाहिए आपके पेपर का, उतना प्लेजरिज्म करके आपने भेजना। उसके बाद जर्नल उसको रिव्यू करेगा, उसको पढ़ेगा, उसके जो एडिटर्स हैं, एडिटर्स मतलब जर्नल के जो भी हैं उसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद वो बताएंगे जी इसके अंदर यहाँ पे ये डेफिशिएंसीज हैं इस पेपर के अंदर। अगर तो आपका पेपर परफेक्ट है, जर्नल आपको कहेगा जी ये पेपर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आप इसको रिव्यू कर लें, इसके अंदर कोई चेंजिंग तो नहीं करनी। आपने कहा जी मैंने नहीं करनी, अगर करनी थी तो कर ली, ओके करके आपने भेज दिया। अब जर्नल उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा कि जी आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया है, इसके बाद वो पब्लिकेशन होगी। अगर आपके पेपर के अंदर कोई डेफिशिएंसी होगी, आपका जो जर्नल है आपके पेपर को रिजेक्ट करके भेज देगा कि इस डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, ठीक है, ये खामियां दूर करें अपने पेपर के अंदर, उसके बाद पेपर को आप दोबारा भेजें। आप उन डेफिशिएंसीज को क्या करते हैं, रिमूव करके इम्प्रूवमेंट करके उस पेपर के अंदर उसको दोबारा भेजते हैं। एक एक पेपर 6-6, 7-7, 10-10 मरतबा रिजेक्ट होने के बाद इम्प्रूव होके आगे जाता है। अगर आपने देखा कि मेरा पेपर एक जर्नल से इतनी मरतबा रिजेक्ट हो गया और ये भी अच्छा खासा इम्प्रूव हो गया है, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप उससे बेहतर जर्नल के अंदर अब उस पेपर को भेजें।
मतलब एक लोकल से जर्नल में आपने भेजने के बाद अपने पेपर को इम्प्रूव कर लिया, आपको खामियों का पता चल गया, अब आप ट्राई कर सकते हैं कि अपने पेपर को अच्छे जर्नल के अंदर भेज दें। ठीक है, आपको पूरा राइट है अपनी रिसर्च को जहाँ पे मर्जी पब्लिश करें। तो उसके बाद आपके पास वो जो पब्लिकेशन आएगी वो आपकी ईमेल एड्रेस और वो सारी की सारी चीज़ें आपने दी होती हैं, वहाँ से आएगा जी ये ईमेल एड्रेस इस साइंटिस्ट का और इस साइंटिस्ट के नेम पे ये पब्लिकेशन है, और आप अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट हैं अगर आपकी पब्लिकेशन हो जाती है तो। ठीक है, जिस इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर आपका वो पेपर पब्लिश हुआ है वो आपका आ जाता है जी ये इस साइंटिस्ट का इतना इम्पैक्ट फैक्टर है। वो जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो सभी ऑथर्स के लिए होगा, लाजमी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड ऑथर के लिए, नहीं, वो सभी ऑथर का 11वें नंबर पे जो ऑथर है उसका भी उतना ही होगा। ठीक है, तो आज की आपकी असाइनमेंट है कि आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जर्नल को फाइंड करना है, उसकी वेबसाइट देखनी है, सारी की सारी चीज़ों को फाइंड करने के बाद इस असाइनमेंट को आपने करना है। किसी भी डिफिकल्टी की फॉर्म में आपने ईमेल एड्रेस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।